जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपकी क्लास 6 से लेकर के कहाँ तक की है, 10th तक की। ठीक है ना, ये आपका है जो 6 से लेकर के 10th तक की इस साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 23 है। ठीक है ना, हर एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे साइंस आता है, बेसिकली अगर टीचिंग की ही केवल कर रहे हैं तो इसमें तो पूरा इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है ना, कितने चैप्टर होने वाले हैं टोटल? 55 चैप्टर में कराने वाला हूँ। तो चलिए आज की इसी सीरीज में हम लोग कौन से चैप्टर पे बात करेंगे। आपका जो चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, अगर किसी को ये जानना है कि सर एनसीईआरटी में ये चैप्टर है कहाँ पे, तो ये एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ से रेफरेंस भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से कंटेंट यहाँ पे चलते रहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा, 2 मिनट थोड़ा ध्यान से अगर सुन लोगे तो बहुत कुछ एक ही बार में सीख जाओगे। ठीक है ना, अब सुनो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। जैसे ना कुछ चीजें मिल करके कुछ और चीजें बन जाना। क्या बोला मैंने? कुछ चीजें मिल करके कुछ नई चीज बन जाती है, तो उन्हें बोला जाता है, ये जो प्रोसेस होता है बनने का, जो प्रोसेस होता है उन्हें बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है ना, बात समझे? जैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि ए और बी ये दोनों मिल करके ना कुछ सी, मान लीजिए तीसरी चीज बना दी है, ए बी बना दिए, तो ये क्या बोला गया, ये जो प्रोसेस हो गया एक अभिक्रिया हो गया। ठीक है ना, तो इसको बनने को अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए आपने लोहे की रॉड को बाहर फील्ड में कहीं रख दिया, धीरे धीरे वो क्षण क्या होता है, उसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ने लगती है, उस पर क्या होने लगता है, कोरोजन होने लगता है उसका। तो वो भी जो प्रोसेस जो टाइम के साथ बीतते हुए उसके अंदर चेंजेस आ रहा है, उसी को बोलते हैं कि उसके अंदर एक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, अब कई बार होता है कि अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए ना कई सारे इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का मतलब सूचक होते हैं। ठीक है ना, तो वो सूचक क्या करते हैं, हमें सूचना देते हैं कि यहाँ पे अभिक्रिया अकर कर रही है कि अभिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है ना, अच्छा इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब क्या होता है, एक चीज आप लोगों ने और स्कूल टाइम से ही सुना होगा कि रासायनिक समीकरण लिखो। क्या कहते हैं? अब समीकरण लिखने की बात करते हैं। अब समीकरण में क्या होता है, समीकरण में ना जो अभिक्रिया हो रही होती हैं, जो अभिक्रियाएं हो रही होती हैं उनको उनको इस तरह से लिखते हैं जोड़ करके, और बीच में एक एरो का साइन लगाते हैं और साथ राइट साइड में कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के जो सिंबलों के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे सिंबल का एक सिस्टमेटिक ढंग से रखना। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए आपका सोडियम था, तो अब बार बार ये थोड़ी ना लिखूंगा कि सोडियम प्लस आपका किससे NaCl बनता है ना, तो क्लोरीन, इस तरह से होता है, क्लोरीन मिलकर के नमक बनाता है, साल्ट बनाता है। तो इसको ऐसे ना लिख करके सोडियम का सिंबल Na पकड़ लो, क्लोरीन का Cl पकड़ लो, एक एरो लगा दो, इससे बन गया क्या आपका NaCl। तो ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हो गया इनके सिंबल से और एरो लगा करके, इसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण ये हो गया। अब समीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा और समझ लो। एक बार समझा दूंगा, फिर लिखित रूप में सब बता दूंगा तो आपको याद रहेगा। देखिए, जब कोई केमिकल इक्वेशन होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण होता है, अभिक्रिया क्या होती है ना, मतलब दिखने वाली चीज नहीं है। अभिक्रिया हो रही है तो एक ना हाइपोथेटिक्स होती है, हमें पता चलता है, बाद में केवल रिजल्ट पता चलता है। यहाँ पे हम समीकरण लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इस समीकरण में जो चीजें होती है उसको समझ लो थोड़ा सा। एक सेकंड, पेन को थोड़ा सा चल जा भैया। हाँ, तो देखिए ये जो एरो लगा है, ठीक है ना, इस एरो के बाईं तरफ जितने भी चीजें होती हैं इसे बोला जाता है अभिकर्मक। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकर्मक। ठीक है ना, अभिक्रमक। ठीक है, अभिकर्मक का मतलब होता है जो क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभिक्रिया होने के पहले जो चीजें, जैसे आप खाना बनाने जा रहे हो ना, तो तेल नमक हल्दी प्याज अलग से पहले इस्तेमाल करके रख लिए हो ना, तो वो क्या बोले जाएंगे? आपके अभिकर्मक बोले जाएंगे। ठीक है ना, ये
क्या हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकर्मक बोलते हैं। इसको हमेशा इस एरो के पूंछ की तरफ रखा जाता है, ठीक है ना। जब रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होने के बाद राइट साइड में जो कुछ लिखा जाता है इसे बोलते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या? उत्पाद बोला जाता है, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए एक दो वर्ड आप लोगों ने कभी और सुना होगा कि उसको बोलते हैं उत्प्रेरक बोला जाता है, और मंदक क्या होते हैं, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसी चीजें होती हैं, पहले समझ लो सारी चीजें, अभी मैं लिखित में सब लिखा हूं वहां से दिखा दूंगा, ठीक है ना। बताओ उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक, ठीक है ना। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो, रियल लाइफ से समझो, जैसे मान लो दो लोगों के बीच में ना तू मैं हो रही है, लड़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन तीसरा आदमी आकर के चढ़ा देता है कि भाई यार तुझे तो इसने ऐसे किया था, तेरे घर वालों को गाली दिया था, ये किया था। उसने क्या किया? यहाँ पे उत्प्रेरक का काम किया। अब वो जो पहले बातचीत कर रहे थे वो हाथापाई पे उतर आते हैं। तो ऐसा जब कुछ आ जाता है ना, उसे ही बोला जाता है उत्प्रेरक बोला जाता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया कराने पे, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में कौन सहायक होता है? उत्प्रेरक सहायक होता है। बात समझ गए। और एक वर्ड आता है आपका मंदक। क्या होता है? मंदक होता है। मंदक क्या काम करता है? इसका उल्टा करता है। जैसे कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति आ गया, जैसे कोई साधु बाबा आ गए, मान लीजिए प्रेमानंद जी आ गए, दो लोग लड़ रहे हैं, तो वो समझाएंगे ना, वो उत्प्रेरित नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि बच्चा लड़ाई नहीं करते हैं, उन दूर करेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया? जो रिएक्शन होने वाली थी उसको दबा दिया। तो रिएक्शन की दर को घटाने वाले को क्या बोला जाता है? मंदक बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा सा आपको एक समझ आ गया होगा कि अभिक्रिया क्या होता है। तो अभिक्रिया हमें दिखती नहीं है, अभिक्रिया का समीकरण दिखता है। समीकरण कैसे लिखा जाता है? एरो लिखा जाता है। इधर क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। इतनी बात आप लोगों को आई होप अब अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो, अब जो यहाँ पे लिखित भाषा में आपकी एनसीईआरटी से, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है ना। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि जब एक या अधिक पदार्थ अभिकारक, देखो लिखा ना इसने अभिकारक, अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा है। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ, यहाँ पे उत्पाद की बात कर दिया, उत्पाद बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इंडिकेटर्स की बात कर रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया के होने का संकेत देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है, कई बार ना रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे सॉलिड ने लिक्विड से रिएक्शन किया तो हो सकता है लिक्विड बन जाए, कभी सॉलिड बन जाए। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो समझ लो। प्रोडक्ट या उसका क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, रंग बदल सकता है। मान लीजिए आपने हल्दी के साथ कोई केमिकल मिला दिया, वो कई बार पिंक हो जाता है, या गाढ़ा ईंट जैसा रंग आ जाता है, तो कलर भी परिवर्तन हो जाता है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो ये परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन हो जाता है। कई बार आप लोग देखते होंगे ना, चूने का पत्थर, घर में कभी पुताई उताई होती होगी, देखते होंगे ना, चूने का पत्थर लाता है और उसमें पानी डाल देते हैं, तो बिना वजह ही अपने आप वो रिएक्शन करके क्या करता है ना, गर्म हो जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे बोलते हैं। तो तापमान में वृद्धि भी हो जाती है, कई बार तापमान ऑटोमेटिक कम भी हो जाता है। तो उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया समझ आ गई कि जब अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है बाहर, उष्माक्षेपी कहते हैं। जो बताया ना, चूने को गलाया जाता है। तो आप लोग कभी गौर किए होंगे ना, जब घर के दीपावली के समय में पुताई होती है ना, तो जो पेंट करने वाले आते हैं, जब चूने का पत्थर डालते हैं फिर पानी डालते हैं, तो बॉयल अपने आप होने लग जाता है बिना उसमें आग लगाए। क्यों? क्योंकि वो उष्माक्षेपी रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये समझ गए। तो तापमान में परिवर्तन हो जाता है अभिक्रिया के दौरान। गैस का विकास भी हो जाता है। कई बार ना कुछ हानिकारक गैसेज भी निकल जाती है। जैसे जिंक का अगर रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये हो जाता है। अब देखिए अवक्षेप का भी निर्माण हो जाता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए चूने का पत्थर था, आपने पानी बनाया, उसमें कुछ चीजें ना नीचे दब के बैठ जाती है। अवक्षेप का मतलब होता है जो नीचे फ्रेगमेंटेशन जिसका होता है, नीचे जाकर के अवसाद की तरह बैठ जाती है, उन्हें अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के बाद ये 4-5 चीजें होती हैं, इनको याद रखना। कोई पूछेगा कि क्या अभिक्रिया के दौरान अवस्था परिवर्तन होती है, तो आप कह देना जी बिल्कुल हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया होती है वो। तो इतनी बातें समझ आ गई केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। मैंने क्या समझाया? दो कुछ भी चीजें मिलकर के कुछ नई चीजें बना दे, उनको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? उनके बार बार नाम ना लिखना पड़े, उनको सिंबल को लेकर के, एरो लगा करके रिप्रेजेंट क्रिएट करने को केमिकल समीकरण बोला जाता है, रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई।
एरो के, तीर के पूंछ की साइड जो भी कुछ होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है ना। और जब रिएक्शन हो जाती है बाद में एरो के राइट साइड जो दिखाते हैं उसे उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अब हम थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल भी है, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, जब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का कोई रिबन है, यानी सीधा सीधा याद रखो कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम को अगर आप जला रहे हो, इसका जलाने से मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, क्योंकि आग तभी पकड़ती है जब वहाँ ऑक्सीजन होता है। तो अब मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाया, MgO बना देता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन हुआ ना। तो ये बताओ, ये रिएक्शन लिखी हुई है कि समीकरण लिखा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर जी ये तो समीकरण है, क्योंकि आपने सिंबल्स का इस्तेमाल करके एरो एरो लगा करके लिखा है, तो ये समीकरण हो गया। रिएक्शन तो दिखती नहीं है, वो ऑटोमेटिक अंदर से होने वाली चीज है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। जैसे प्रेम हो गया, वो उसको कौन सी अमूर्त चीजें बोलते हैं ना, आप लोग इसमें पढ़ते तो होंगे। तो वो अमूर्त चीज होती है, अंदर ही अंदर हो चुकी होती है, बाद में हमें रिजल्ट दिखता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गए। चलो रासायनिक समीकरण आपको दिखा दिया इसे कैसे बनता है। केमिकल इक्वेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। अच्छा, समीकरण देखिए यहाँ पे वही भाषा लिखी हुई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों यानी कि सिंबल्स और सूत्रों के द्वारा रासायनिक समीकरण में बदला जा सकता है, केमिकल इक्वेशन लिख दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ पे तमाम आपको ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ देख सकते हो। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो यहाँ लिख देता हूँ, जिंक का जब रिएक्शन कराया जाता है HCl से, तो ये क्या काम करता है, ये देखिए थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई है फॉन्ट में। हाँ, तो ये जब रिएक्शन करता है तो ये ZnCl2 बना देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन की गैस निकलती है। तो अभी बताया ना, रिएक्शन के बाद गैस भी निकल सकती है, ठीक है ना। तो ये कई बार आपसे पूछेगा कि देखो कुछ अभिक्रिया तो याद करनी पड़ती है। जैसे मेटल की धातु के साथ, मैंने आप लोगों को जब वो वाला चैप्टर पढ़ाया था एसिड बेस, मैंने आप लोगों को ये वाली रिएक्शन भी बताया था कि अगर धातु की क्रिया किसी उससे क्या कहते हैं अम्ल से होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये वही चीज़ तो लिखी है, देखिए केमिकल इक्वेशन। ये जिंक एक धातु हो गई, HCl एक अम्ल हो गया, रिएक्शन करा दिया आपने तो एक सॉल्ट बनाया और साथ में क्या निकल के आ गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। यही चीज़ें तो देखिए, चैप्टर सारे एक दूसरे से रिलेट होते हैं, बस कितना आप खुले दिमाग से चीज़ों को पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब यहाँ तक समझ लिए, तो अभिक्रिया जो होती है कई बार होती है ना, जरूरी नहीं है कि बैलेंस है कि नहीं। एक आप लोगों ने जब 10th क्लास में रहे होंगे तो आप लोगों से कहा जाता होगा कि अभिक्रिया को बैलेंस करो, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन दे देते थे, कहते थे बैलेंस करो। वो हम लोग कई IUPAC नाम और कई सारी चीज़ें होती है उससे बेस करते थे, लेकिन उसको यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है इसका बेसिक होता क्या है, ठीक है ना। तो समझते हैं हम लोग बैलेंस रिएक्शन क्या होता है। बैलेंस रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए A + B ये मिलकर के बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट इधर हो, रिएक्टेंट का टोटल उतना ही प्रोडक्ट का टोटल आना चाहिए। एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या उतनी ही रहनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, एरो के इधर वाली चीजें, और उत्पाद प्रोडक्ट यानी कि एरो के बाद वाली चीजें में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे कैसे बैलेंस रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन से, ठीक है ना, H2 की O2 से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन गया, ये H2O बन गया। तो अब इसको काउंट करना होता है। इधर देखा मैंने 2 हाइड्रोजन है, इधर मैंने देखा 2 हाइड्रोजन, इधर देखा ऑक्सीजन 2 था लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है। क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना होता है। जैसे क्या करूंगा मैं, अगर मैं सपोज दैट इसको मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा दूं, इसको 2 दे दूं, 2 H2O बना दूं, तो अब देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया ये, और 2 ऑक्सीजन हो गया। ये 2 जो होगा इस पूरे के साथ माना जाएगा। तो ये 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब फिर बात बिगड़ गई, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 हो गया, तो इसके पहले भी 2 लगा दो। तो ये देखिए 2H2 + O2 ये बन जाता है आपका क्या, 2H2O। अब ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, दोनों साइड आप काउंट करेंगे तो जितना प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का परमाणु है उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में भी है, यानी कि प्रोडक्ट में भी है।
है, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। तो जब आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अगर आप में से साथ पे बने रहे तो जैसे ये सीरीज कंप्लीट होती है तो वो सब पढ़ाऊंगा, तो वहाँ आप लोगों को डिटेल में बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, नाम लिखना, नामनक्लेचर वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा। अभी मैं 10th स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक समझ में आ गया। चलिए, वैसे 10th क्लास में है पर इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको, आपसे क्या पूछेगा, गवर्नमेंट एग्जाम में क्या पूछता है, आपको बैलेंस करने को नहीं देगा। जो बच्चे 10th का रिटन एग्जाम देते हैं ना, उनको देता है कि इसको बैलेंस करो। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें से बैलेंस अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी इम्बैलेंस है, तो काउंट कर लेना, बैलेंस पकड़ लेना। तो आपको ये स्टेप नहीं सीखना है कि फला के बाद फला जोड़ करके, कई स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं इसको अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, पर वो रिटन एग्जाम में काम आता है। तो हम वहाँ पे, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको पहचानना आ गया, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट के कर देना, टिक मार के आ जाना। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन आपका। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, बेसिकली हमें 4 तरह की अभिक्रियाएं पढ़नी होती है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की, 4 टाइप की पढ़नी होती है, ठीक है ना। पहला देखो, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक बाद में मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये आपस में, इस पूरे को एक मान लो, एक प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये अलग अलग 2 रिएक्टेंट हैं। मैंने क्या बोला, जब किसी अभिक्रिया में 2 अलग अलग रिएक्टेंट या सेम रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, पहला टाइप हो गया संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों बोला, देखिए जुड़ रहा है, कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड होकर के एक बना रहा है, 2-3 चीजें मिलकर के एक बना रही हैं। तो इसका उदाहरण, इसका नाम क्या दे दोगे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है पहला, अब आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे संयोजी अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ गया पहला टाइप। उदाहरण देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का ऑक्साइड है, इसको जब आप जल से क्रिया कराते हैं, चूने को जल में घोलते हो, तो ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो ये फार्मूला भी याद रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट दिए हैं, जब एक दिए हैं तो ये इसका मतलब क्या हुए, कंबाइन हुए हैं, और जब कंबाइंड हुए तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजी अभिक्रिया। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, समझदार हो, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते नहीं हो। दूसरा देखो, दूसरा आपका आ जाता है क्या, अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके वर्ड में ही आपको दिख रहा है कि डीकंपोज हो रहा है। डीकंपोज होने का मतलब टूट रहा है, तो इसका उल्टा हो गया, पहले वाले का उल्टा हो गया कि अब आपके पास क्या रहेगा ना, एक प्रोडक्ट रहेगा और टूट करके ये 2 में बिखर जाएगा, उल्टा काम होगा। ये देखिए, यहां पे ये कंप्लीटली एक प्रोडक्ट था, मतलब रिएक्टेंट अकेला था, टूट करके 2 प्रोडक्ट दे दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या हो गया, ये इसका डिकम्पोजिशन हो गया, ये बिखराव हो गया, ठीक है ना। देखिए क्या क्या लिखा है, जब कोई यौगिक टूट करके 2 या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रहेगी ना ये बात, कैसे डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन अगर देखना है तो रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपके सामने ये है अच्छा ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 2H2 है, ये तो बड़ा रिएक्शन दे रखा है, इसको आप चाहें तो तोड़ सकते हैं ना, 2H2 में प्लस O2 में। अब देखिए ये क्या हुआ, उल्टा मैंने दिखा दिया। पानी को अगर आप तोड़ करके हाइड्रोजन अलग कर दो, ऑक्सीजन अलग कर दो, तो इसे बोलेंगे कि एक आपका क्या था, अभिकारक था, और बाद में 2 उत्पाद बना दिया, तो ये डिकम्पोज हुआ यानी कि टूट गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, बस पहचानना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहचानना सीखो, रिटन मत करने जाओ कि नहीं मुझे तो नियम बताओ लिखना है, वो सब पे मत जाओ, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए देर का 2FeSO4 था, इसको तोड़ करके इसने 1 2 3 प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। फेरस सल्फेट टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पहचानना होता है बस, ठीक है ना। 2 तरह की रिएक्शन बता दिया, एक जुड़ने वाली और एक टूटने वाली, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, 2 रिएक्शन हो गई। तीसरी समझो, अच्छे से समझो, दिमाग खुला रखना, ये नहीं कि फोन चल रहा है और आप कहीं और बैठ के ध्यान से सुन लोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलो अगला आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको कि बोलते हैं क्या हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया।
अब ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपको हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, ए था प्लस और बी और सी थे। अब क्या होता है ना, आप लोगों को मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, उसी के बेस पे ये होता है। ये क्या काम करता है, ये जैसे ए है ना, इसके जोड़े में से इनको फोड़ देगा, तोड़ करके खुद जाके रिलेशन बना लेगा, ए बी के साथ जुड़ जाएगा और सी को अलग कर देगा। देखो इसने क्या किया, इसके प्रोडक्ट में से इसको विस्थापित कर दिया सी को। तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। अच्छा, अगर नहीं समझ रहे हो ना तो एक थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक होकर के एग्जाम्पल देता हूं, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग रिलेशन में होते हैं, आज के समाज में ये ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ए और बी, ये दोनों आपस में क्या थे, रिलेशन में थे, यानी कि शादीशुदा थे। ठीक है ना। कोई तीसरा बंदा आता है सी, ठीक है ना, उसने क्या काम किया, इन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ कराई और बी जो सी है वो बी से खुद शादी कर लिया, बी सी बना करके इसको ए को अलग कर देता है। तो इसने क्या किया, इस वाले ये वाला जो था इसको डिस्प्लेस कर दिया, एक को डिस्प्लेस कर दिया, उसके साथ खुद बन गया जोड़ा। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब याद रहेगा ना, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। सीटेट वगैरह में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए यहां तक समझ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या लिखा है, कोई अधिक सक्रिय धातु, अरे यही तो सक्रिय तो होता है। अब सोचो, कोई शादी टूटती है दूसरे बंदे से, क्यों शादी करता है, जब दूसरा बंदा क्या होता है, ज़्यादा अमीर होता है या एक्टिव होता है, यही केस तो चल रहा है ना समाज में, तो तभी तो होता है। तो वही कह रहे हैं कि जब कोई अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के उसके यौगिक से, मतलब कोई तीसरा पर्सन दोनों के यौगिक कपल में से किसी एक को विस्थापित कर देती है, तो इससे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको अदरवाइज नहीं लेना है, मैं बस जस्ट आप लोगों को ये चीज़ें याद रखने के लिए ऐसे बताया है। बाकी तो समाज में क्या चल रहा है उससे हमें अभी नहीं यहाँ डिस्कस करना है, हमें पढ़ाई करना है। ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये रहा आपका। देखिए उसके बाद ये देखिए केमिकल रिएक्शन भी लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए जिंक था, अब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का विलयन था। ठीक है ना। अब आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जिंक जो है कॉपर से ऊपर था। ठीक है ना, क्या था, जिंक कॉपर से ऊपर था। तो जब जिंक कॉपर से ऊपर है तो ये क्या काम करेगा, ये मजबूत आदमी है, ये क्या है, अमीर आदमी है, तो इसके रिलेशन में से इसको हटा देगा, खुद जाके शादी कर लेगा, क्या बनाएगा, ZnSO4 बना देता है और कॉपर बेचारा बाहर जाकर के बैठ जाता है। तो इसने क्या काम किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करने का काम किया है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या नाम दे दोगे आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, मामला अलग टाइप का हो जाता है कि मान लो गलती से कहीं कहीं ऐसे सपोज करो, थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी थे, इनकी शादियां हो रखी थी। ठीक है ना। प्लस सी और डी की आपस में शादियां हो रखी थी, लेकिन शादी के पहले का मामला कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था, ए का चल रहा था सी से और बी का चल रहा था डी से। तो इन्होंने शादी होने के बाद भी क्या काम किया, आपस में इसने इसको भगा दिया, इसके वाले को, उसकी जगह खुद चला गया, एक जो है सी से शादी कर लिया, और उसके बाद क्या किया, बी ने डी से शादी कर लिया, उसकी वाली से कर लिया। तो इस तरीके से जब एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, एक इस वाले से इसका हो गया, इस वाले से इसका हो गया, तो दो लोगों का जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। याद रहेगा ना, पहचान जाओगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए BaCl2 था और Na2SO4 था। अब क्या करेगा, Ba, देखिए BaSO4 के साथ जुड़ गया, इसके वाले के साथ Ba आके जुड़ गया। अब तब बच गया, तो ये अकेला क्यों रहेगा, ये जा करके इसके वाले से जुड़ गया, NaCl से जुड़ गया। ठीक है ना। तो दोनों जब आपस में इंटरचेंज कर लिए तो दो बार विस्थापन हुआ, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया, इसका क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहेगा ना। चलिए देखिए, मैं तो अपना पूरी मेहनत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। याद रख लोगे फायदे में रहोगे, नहीं याद रखोगे चला के फ़ोन रख दोगे कि चल रही है वीडियो, तो वो अलग बात है। ठीक है ना। अब दूसरी, उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीकरण। अब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में सुना होगा। ठीक है ना। तो अगर हम NCERT परिभाषा बात करें, वैसे इसकी कई सारी परिभाषाएं डायरेक्ट भी पहचाना जाता है, पर हम आपको NCERT पढ़ा रहे हैं तो NCERT की डेफिनेशन अगर आपके साथ शेयर करना चाहें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जब ऑक्सीजन जुड़ जाए,
क्या, जब कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे ए है, इसका ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, AO2 बना दिया, ये ऐसे सिंबल समझाने के लिए। तो अब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन जोड़ दिया जाता है, या एक और इसमें बात होती है, या वो अपने अंदर से हाइड्रोजन को लॉस कर दे, ठीक है, क्या कर दे, हाइड्रोजन का लॉस कर दे। जैसे मान लीजिए H2O है, अगर यहां से हाइड्रोजन निकल करके चला भी जाता है ना, तो भी उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो दो परिभाषाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की परिभाषा याद करो, बताओ क्या होती है। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर उस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है, या वर्ड ध्यान रखना या है, तो दोनों कंडीशन में उसे बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन वाला दिखा देता हूँ, कॉपर को ऑक्सीजन से जोड़ा, तो देखिए ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये जो रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर यानी तांबा का ऑक्सीजन के साथ मिलकर तांबे का ऑक्साइड बनाना क्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण बताता है, ठीक है ना। तो इसमें एक ऑक्सीकारक होता है, एक अपचायक होता है, उसके बारे में भी पढ़ लेना, उतना नहीं पूछा जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, पहचान जाओगे ना, क्योंकि आपके कंपटीशन में केवल पहचानने से क्वेश्चन बनता है, लिखना उखना कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, अब भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऑक्सीकरण का प्रभाव जैसे देखिए कोरोजन पे पड़ता है, एक कोरोजन होता है, संक्षारण होता है। कोरोजन क्या होता है जानते हैं, कोरोजन हो गया जैसे मान लीजिए कोई धातु है लोहे की, उसको बहुत दिन तक आप नमी में रख दो, हवा में खुली रख दो ना, धीरे धीरे उस पर भूरा भूरा पदार्थ आने लग जाता है, उसका क्षय होने लग जाता है। तो इसी क्रिया को बोले जाता है क्या, कि वो कोरोजन हो रहा है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जल की उपस्थिति, मतलब कि नमी की उपस्थिति में, ठीक है ना। ऐसे समझो, जैसे ये आयरन हो गया, आपकी लोहे की छड़ आपने बाहर रखा, उसको हवा लग रहा है, थोड़ी बहुत नमी मिल रही है तो पानी मिल रहा है, और जब ये सब मिल जाता है ना, तो ये रिएक्शन करके, ये एरो यहाँ भी लगता है, अब मैंने जगह नहीं थी इसलिए लगा रहा हूँ, कुछ और मत समझ जाना कि सर नीचे क्यों लगाए हो एरो, ठीक है, चलो यही लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाता है, बाद में ये क्या बना देता है, Fe2O3, और कुछ इसका सॉल्वेंट बन जाएगा, साथ में H2O निकल जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है, इन्हें ही बोला जाता है हम लोग क्या, कोरोजन रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए जब धातु में कोई भी हो सकती है, ज़्यादातर एग्जाम्पल आपका आयरन से पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो धातु और क्या है, हवा मतलब एयर, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो उस पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो भूरे रंग की होती है। आप लोहा देखोगे ना, कहते हैं ना जंग लग गया है, तो भूरे रंग की जो परत होती है वही कोरोजन होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। उसी को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, या लोहे पर जंग लगना भी बोला जाता है। ऑक्सीकरण का और क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो जंग लगना प्रभाव हो गया ऑक्सीकरण का, दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, दूसरा प्रभाव ये पड़ता है, जैसे मान लीजिए आप क्या है, दाल चावल बना करके चले गए हैं और 3-4 दिन तक गर्मी का मौसम था वैसे ही छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ना तैली चीज़ें होगी, फैटी चीज़ें हो गई, तो वो क्या बना लेती हैं, एक ऐसा पदार्थ बना देती हैं जो एकदम बेकार हो जाता है, खाना हम नहीं खा पाते। इसको बोलते हैं विषाक्तता, यानी कि रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जब खाना खराब हो जाता है, देखिए जब तेल और वसा से ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाता है, तेल वसा का मतलब है ये फूड की बात कर रहा है, जब भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में खुला ज़्यादा रख दो खराब हो जाता है, तो इसको बोला जाता है रेंसिडिटी, ठीक है ना। तो इसे कई बार डायरेक्ट पूछ ले जाता है व्हाट इज रेंसिडिटी, या विषाक्तता क्या होती है, खाना खराब होना, ये याद रखना, तो इसी को बोलते हैं। तो पूछ लेगा कि रेंसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई ख़त्म करने के लिए ठंडी जगह पर रख दो, खाने को फ्रिज में रखा जाता है ना। तो देखिए रोकथाम का उपाय के लिए वसा वाले पदार्थों को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया जाता है। आप लोग देखते हैं कि पाव वगैरह होता है उसको उसमें बंद करके रखा जाता है, या फिर एंटी ऑक्सीडेंट आते हैं उसे मिला करके रख दिया जाता है, ठीक है। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स वगैरह में देखते होंगे एंटी ऑक्सीडेंट वगैरह मिला करके रखा जाता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है ना। या फिर उसे ठंडी जगह पे रखो, बर्फ़ ले रख दो, फ्रिज में रख दो, तो खाना बोलते हैं ना कि फ्रिज में रख दो तो ख़राब नहीं होगा, हमारे यहाँ तो वो बोलते हैं कि उपासी हो गया, बासी हो गया, ठीक है ना। तो ये नहीं होता है, तो वो रेंसिडिटी का ही उदाहरण है। अब याद रखोगे ना रेंसिडिटी क्या होता है। चलिए मैंने ऑक्सीकरण आपको बता दिया। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, आपका कोरोजन वाले रिएक्शन में पड़ता है और रेंसिडिटी में पड़ता है। दो याद रखना, एनफ है। अब हम पढ़ लेते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया। अगर हम इसको एनसीईआरटी के हिसाब से आपको डेफिनेशन बताएं,
कह रहा है जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, ये किसी मान लीजिए हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, अब ये ऑक्सीजन छोड़ देगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, केवल कॉपर अलग से बच जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा, H2O बना देगा। तो ऑक्सीजन जब हट गया तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन से दूर होने को भी क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। या इसका उल्टा भी, अगर कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी उसको अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है ना, रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। अच्छा, 2 शब्द जरूर लिखा करो, बहुत सारी बहनें हैं जो कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ही लोगों के लिए ये सीरीज में कंप्लीट कर रहा हूँ कि इधर उधर ढूंढने से बढ़िया है एक बार मेहनत करके आप लोगों को 55 क्लास से ये पढ़ा देता हूँ। हाँ, अगर किसी को पीजीटी लेवल के एग्जाम देना है तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं उसका भी कंटेंट तैयार करके आपको 11th 12th की भी पढ़ा दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं बहुत समराइज करके चीज़ें बताऊँगा, आपको रिवाइज करवा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में तांबे का ऑक्साइड CuO ऑक्सीजन को छोड़कर तांबा को बना रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो मैंने बताया ना, ऑक्सीजन छोड़ दिया इसने, कॉपर अलग हो गया तो अपचयन हो गया। चलिए इतनी बात समझ आ गया। अब आपसे एक चीज और पूछा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बोला जाता है, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसका इंग्लिश भी यही देता है और हिंदी भी यही देता है। सिंपल सी बात, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटना हो जाए, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलते हैं। क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण और दूसरे वाले का अपचयन, एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन दूसरे वाले का रिडक्शन एक साथ होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। सही दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये है आपका, ये आपका जिंक है, जिंक का आपका रिएक्शन करा रहे हो CuSO कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो अब देखिए कैसे होगा, ये जिंक था, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना आपका। अच्छा, अब इसमें कॉपर सल्फेट से, कॉपर में से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हटने को बोला जाता है अपचयन। देखिए ऑक्सीजन हटा के खुद कॉपर प्योर रूप में आ गया, तो इसको अपचयन बोलते हैं। तो अपचयन हो गया यहाँ, और यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। जब दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ हो गई, एक ही अभिक्रिया में हो गई, तो इसको ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन दे देते हैं। तो अब पता चल गया ना, एक ही अभिक्रिया में दो पदार्थों के साथ, एक के साथ ऑक्सीकरण हो जाए, दूसरे के साथ अपचयन हो जाए, तो उसे हम रेडॉक्स बोलते हैं। तो रेडॉक्स पहचानने को आएगा, पहचान जाओगे ना। चलिए पहचान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, इस अभिक्रिया में जिंक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, मैंने बता ही दिया, जिंक ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिंक के साथ, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और कॉपर खुद नेचुरल फॉर्म में आ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस पूरी अभिक्रिया का क्या बोल दोगे आप लोग, इसलिए इसे क्या बोल दोगे कि ये क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आ गई। चलो हाँ, तो ये आपका टॉपिक जो है थ्योरी पार्ट्स पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम इस टॉपिक पे मजबूत पकड़ बनाने के लिए कुछ थोड़े MCQ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, ताकि ये 55 क्लास आप ही लोगों के भरोसे है, कमेंट आता रहेगा तो फिर मैं आप लोगों के ये सीरीज़ को कंप्लीट रखूँगा। अदरवाइज़ देखो डीमोटिवेट हुआ तो फिर मन नहीं करता ना, क्योंकि मेहनत होती है, एकदम बाईलैंग्वेज में क्लास लेके आना, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करना, सारी इससे 45 मिनट 50 मिनट की जो क्लास होती है, इसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत होती है, वो नहीं दिखता है, इतनी ही क्लास दिखती है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल आपका है, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा, मन में आंसर कर देना। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, व्हाट हैपन इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या होता है बताइए। केवल अवस्था में परिवर्तन होता है क्या, केवल अवस्था, केवल तापमान बदलता है क्या, नए पदार्थ का निर्माण होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। भैया केवल वर्ड की वजह से ये गलत हो गए, केवल अवस्था परिवर्तन तो नहीं होता है, तापमान भी बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। नया पदार्थ बनता है, हाँ ये सही बात है। जब भी आप जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नया पदार्थ जल बना देता है, H2 क्या होता है फार्मूला, H2O बना देता है, ठीक है ना। तो यह क्या, कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, कि नया पदार्थ का निर्माण होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर अपने मन में कर लीजिएगा, पढ़ ले और बाद में कमेंट करके बताना कितने सही कर पाए थे। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन में क्या होता है बताइए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बताया था, इसमें क्या होता है,
अभिकारकों और उत्पादों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होने चाहिए क्या? अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, तो अभिकारकों और उत्पादों की संख्या नहीं होता, उनके परमाणु की संख्या होता है, तो यहाँ पे बी आंसर सही होगा। अभिकारकों में प्रयुक्त पदार्थ नहीं, तो उपयुक्त में से सभी, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके परमाणु को काउंट करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2H2O है, तो ये परमाणु गिना जाता है, ठीक है ना। तो इसका किसकी बात करा जाता है? परमाणुओं की संख्या की। तो ये पहला ही देख करके मत कर देना, किसने किसने पहले आंसर सही किया था बता देना कमेंट में कि हमने सही किया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन पकड़ो जरा। कह रहा है कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, कौन सी बैलेंस रिएक्शन है। देखो ऐसे ही पेपर में आता है, आपसे बैलेंस करने को नहीं कहेगा, 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है कौन सा बैलेंस है। बताओ, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, नहीं बैलेंस है। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, काट दो, नहीं है। 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, हाँ ये बैलेंस है आपका। तो इस तरीके से पकड़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी चेक करना हो चेक कर लीजिए। जिंक है आपका एक बार, क्लोरीन है एक बार, यहाँ 2 बार है, ये नहीं बैलेंस है। तो इसी तरीके से पहचानना सीख जाओ, इतना काफ़ी है आपके लिए। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या है CaO, पानी से मिलाया जाता है, मतलब पानी H2O से रिएक्शन किया जाता है, तो क्या बनता है? तो ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये रिएक्शन याद रखना, CaOH का होल ट्वाइस बना देता है। तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये रहा पहला ही ऑप्शन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? A+B, 2 लोग मिलकर के कोई एक चीज़ बनाते थे। तो पहली बात तो राइट में 2 चीज़ें दिख रही हैं, ये आंसर हो नहीं सकता। राइट में एक चीज़ दिख रही है, राइट में 2 दिख रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ 2 दिख रहा है, नहीं हो सकता। अपने आप ही बता दो, कैल्शियम 2 रिएक्टेंट है मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दी गई किस अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होती है। तो गैस कहाँ निकलती है? देखिए गैस को दिखाने के लिए एरो भी दिया रहता है कई बार। तो देखिए जिंक का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, अपने आप दिख रहा है। यहाँ पे कहीं गैस नहीं दिख रहा है, तो पहले ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे, कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता था? बड़ा प्रोडक्ट होता था, 2 रिएक्टेंट में, सॉरी 2 बड़ा रिएक्टेंट होता था, 2 प्रोडक्ट में टूटता था। तो देखिए कहाँ पे है, लास्ट में 2 प्रोडक्ट दिखने चाहिए, तो यहाँ 1 प्रोडक्ट है, ये आंसर में नहीं आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब हमें देखना है कि लेफ्ट में एक ही चीज़ होना चाहिए, यहाँ 2 चीज़ें, नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ 2 चीज़ें, ये भी नहीं होगा। तो एक अकेला टूट करके 2 में बिखर रहा है, तो ये आपका हो गया डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लोहे पर जंग रखना यानी कि रस्टिंग किसका उदाहरण है? रस्टिंग किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है। अभी तो चिल्ला चिल्ला के समझाया था, ऑक्सीकरण का है। ठीक है ना। चलिए अगला आपसे कह रहा है कि चांदी जो सिल्वर होता है काली पड़ जाती है। काली क्यों पड़ती है सिल्वर? क्योंकि उसका कोरोजन हो जाता है, संसरण हो जाता है, हिंदी में कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन की वजह से चांदी काली पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा तरीका उपाय में किया जाता है? बताओ क्या करते हैं हम लोग? तेल में डाल देते हैं, जैसे अपने अचार वगैरह को तेल में डाला जाता है ताकि ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे, सही बात है। ठंडी जगह पे फ्रिज में सामान रखा जाता है, सही बात है। वायुरुद्ध डिब्बों में रखा जाता है, हाँ ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन तो लगाएंगे नहीं है, इसका मतलब टोटल नीचे दे रखा है, हाँ ऑल ऑफ दीज, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सारे नियम अपनाए जाते हैं खाना को सुरक्षित रखने के लिए। अगला देखिए क्या कह रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन आ गया, पहचानना है किसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है? जिंक और कॉपर सल्फेट है। देखिए जिंक जो है इसके में से इसको भगा दिया, कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को भगा करके खुद जुड़ गया। तो एक सेकंड, अच्छा क्या पूछा है? रेडॉक्स रिएक्शन पूछा ना, सॉरी। तो रेडॉक्स हमें पहचानना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ देखिए, कुछ अभिक्रिया 2 नाम से भी हो सकती है, उसका डिस्प्लेसमेंट को भी हो सकता है, रेडॉक्स भी हो सकता है। तो हमसे रेडॉक्स पूछा है तो रेडॉक्स वाले चीज़ें देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। HCl NaOH है, NaCl और H2O है, नहीं है। हमें चाहिए ना रेडॉक्स रिएक्शन ना। HCl है देखिए, और यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोक्साइड है,
Na के साथ जुड़ गया है और यहाँ पे H2O बना रहा है आपका। हमसे पूछा है रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। तो हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ पे देखिए क्लोरीन से यहाँ HCl में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना भी किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आपका यही वाला रिएक्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन निकल रहा है, बाकी यहाँ पे तो कुछ ऐसी बात है नहीं। बेरियम क्लोराइड है, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन का ना निकलना है ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो दो ऑक्सीडेशन की पहचान मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन जुड़े और रिडक्शन वो क्या हो आपका उसका हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और तो किसी में उसमें अपचयन लेकिन किसका हो रहा है? अगर हम सोडियम को देखते हैं, क्लोरीन का तो क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्लोरीन से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकलने का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हुआ है, तो क्लोरीन का हो गया ऑक्सीडेशन। और सोडियम का देखिए, सोडियम यहाँ पे है Na था और Cl था, पर यहाँ पे भी तो नहीं हो रहा। एक बार मैं इसका क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर ज़रा, क्योंकि एक मिस्टेक इसमें दिखा रहा है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए ज़रा आप लोग, मैं राइट आंसर इसका ज़रा चेक कर लूँ, क्योंकि कुछ गलत तो नहीं है इसमें। 1 सेकंड रुक जाइए। कहाँ चले गए वो क्वेश्चंस? एक सेकंड ज़रा, तब तक आप लोग सोचिए इसमें इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन इसमें मिल नहीं रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया था, किस बुक का था? फिलहाल इसका तब तक आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको मैं एक बार वेरीफाई करवा दूंगा अभी। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है बताइए? केवल ऑक्सीकरण होता है? नहीं। केवल अपचयन होता है? नहीं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। बाकी इसका मैं आप लोगों का क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं रहा है, वो वाला आंसर कहाँ रख दिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बारी मैं फिर से देखता हूँ। देखिए जिंक का है, ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का हटना। 1 सेकंड, जिंक देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन एक तरह से जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर जो है ऑक्सीजन को हटा रहा है। वैसे इसका आंसर जो होना चाहिए ए होना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें दूसरे वाले के साथ हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों मिल रहा है। जिंक देखिए यहाँ किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, और कॉपर सल्फेट अपने से ऑक्सीजन हटा करके खुद कॉपर बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों हो रहा है, एक जगह ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर मैंने बता ही दिया, और है क्या? नहीं। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। सॉरी फॉर दैट कि 2 मिनट आपका यहाँ पे वेस्ट हुआ, और कोई बात नहीं है। अब इसी तरीके से 23 चैप्टर हो गए हैं ना, बच्चे कितने हैं? 55 के आसपास कराने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 चैप्टर और बचे हुए हैं। 20-22 दिन के अंदर आपका कोई और एग्ज़ाम, जैसे आपका BPSC 4 और या फिर सीटेट, किसी के नोटिफिकेशन आने से पहले कोशिश करूंगा कि ये NCERT सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। कैसी लगी वीडियो? 2 सब जरूर लिख के जाना, और पसंद आए तो अपने दोस्त यारों तक थोड़ा सा शेयर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग बढ़ते हो संख्या में तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।